Hello and welcome everyone. I am Askin Nigam, your chemistry teacher, and in today's class I am going to explain you the concept of quantum numbers, which is the most interesting and the important concept of chapter number 2 of NCERT Chemistry of class 11, and the name of the chapter is the structure of atom. So in this session I am going to explain you all the four kind of the quantum numbers. Let's begin. So चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, इनका काम क्या है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. तो हमारा जो आज की जो पहली हेडिंग है दैट इज़ क्वांटम नंबर. एंड क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो इट इज़ द सेट ऑफ फोर नंबर्स which defines all the characteristics of electron in an एटम. ओके, मतलब किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ये चार नंबर्स ऐसे होते हैं जो उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स आया कहाँ से? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ओके, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको सॉल्व करने के बाद हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिले थे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो आपका जो क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट किए गए थे ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट पे सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की गई थी. इसका मतलब वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको तीन तरह के क्वांटम नंबर्स शुरुआत में बताए जाते थे. पहला था प्रिंसिपल, देन एजिमुथल, दिस इज एजिमुथल, देन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड आफ्टरवर्ड जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया तो जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटरेक्शन भी होने लगा और एक और हम इस क्वांटम नंबर स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर. तो टोटल हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी हमें स्टडी डिटेल में करनी है. ओके, तो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें एग्जैक्टली लिखी हुई हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ है. तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पेज है, पेज नंबर 28, जिसमें आप देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं. एंड ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से ये आगे की तरफ जाएगा. और ये हमें क्या बताता है? डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल की एनर्जी बताएगा और उसकी साइज बताएगा. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम n की वैल्यू की बात करें तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है. और इसको जो हम क्लास 9th में पढ़ते थे तो हम KLMN के नाम से पढ़ते थे, KLMN OP ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहेंगे. तो बेसिकली ये शेल्स बताती हैं. ठीक है, तो क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, दिस इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से लिखते हैं. ठीक है, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. उससे पहले आप जानिए ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जीरो के अलावा बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ये पजेस करेगा इस तरीके से. ठीक है, देन उसके बाद इसको हम शेल, ये क्या बताता है? मैं शेल के बारे में बता रहा है. तो इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो इट इज़ k, देन l, देन m, देन n, मतलब 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n. फिर इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप आगे बढ़ते रहिए, जो कि हम क्लास 9th में ये चीज़ें पढ़े थे. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमें वो पता होना चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है. पहली इन्फॉर्मेशन तो ये देता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑर्बिटल और दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है वो, जिसको हम साइज़ बोल रहे थे अभी, साइज़ एंड द एनर्जी. ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है, उसके बाद बताता है एनर्जी ऑफ द शेल क्या है, शेल की एनर्जी क्या होगी. ठीक है, कि जिस शेल में आपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया उसकी एनर्जी क्या होगी. और उसके साथ साथ ये हमें ये बताता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसके अंदर कितने होंगे. ठीक है, दैट इज़ n². एंड हमें एक और इन्फॉर्मेशन ये देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में कितने होंगे, उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज़ 2n². तो लाइक दिस दीज आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो हमें
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा, जो K L M N फिर O फिर P, इस तरीके से आप आगे इसको प्रोसीड करते रहेंगे। तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर हम नट शेल में आपसे कहें तो ये नंबर ऑफ शेल की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि किस शेल की आप बात कर रहे हो, नंबर ऑफ शेल। ओके, तो शेल के बारे में आपको बता रहा है। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, एनर्जी कितनी है उस शेल की, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। देन हमारा जो है दैट इज़ एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से लिखते हैं। एज़िमुथल को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब ये है क्या, ये भी हमें जानना चाहिए कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर है क्या। तो अगर हम किसी शेल की बात करते हैं, होता क्या है कि ये जो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज़िमुथल या जो भी क्वांटम नंबर्स मिल रहे हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिले थे और ये स्पेक्ट्रल लाइंस थी एक्चुअली। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ फाइन लाइंस भी मिलनी शुरू हो गई जब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्टडी की गई। तो एक स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एज़िमुथल या जो भी क्वांटम नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से मिले हैं। तो उसमें फाइन लाइंस दिखने लगी। फाइन लाइंस का मतलब है कि उसमें मल्टीपल लाइंस दिखने शुरू हो गई उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर। तो ये फाइन लाइंस क्यों आई, क्योंकि इसका मतलब है कि देयर इज सम डिफरेंस इन द एनर्जी, दैट इज़ वाई देयर बहुत सारी लाइंस वहाँ के उसके अंदर आपको दिखने लगेंगी। तो उसी के लिए ये कहा गया कि इसका मतलब है कि किसी एक शेल में हर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी नहीं रख रहा है, हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी रख रहा है। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट एनर्जी रख रहा है, इसका अब डिफरेंट एनर्जी क्यों रख रहा है, इट मीन्स कि इट हैज़ अ डिफरेंट पाथ। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग पाथ होगा, अलग अलग उसके रिवॉल्व करने के तरीके होंगे, है ना। इस तरीके से कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक नई चीज़ आई कि वो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस से चारों तरफ, तो सबकी एनर्जी सेम नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड अगर कोई एक शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी क्यों रखे है, क्योंकि वो डिफरेंट पाथ पे घूम रहा है। अगर वो डिफरेंट पाथ पे घूम रहा है, इसका मतलब सबका अपना एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, दैट इज़ वाई एंगुलर क्वांटम नंबर इसका नाम दिया गया और उसको हम स्मॉल l से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ पे घूम रहा है और अलग उसका शेप होगा, मतलब जिस भी पाथ पे घूम रहा है उसका शेप डिफरेंट होगा। उसी को हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं और जो l की वैल्यू होती है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो l पहले तो है क्या, क्योंकि मैंने नाम यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, एज़िमुथल क्वांटम नंबर या फिर इसको सब्सिडियरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट पाथ। तो इसका मतलब जब पाथ डिफरेंट होगा तो उसका अपने आप एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज रोटेशनल मोशन ये करते हैं। तो L इज इक्वल टू जो होगा, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल l एंड L इज जस्ट 0 to n-1, ये L की वैल्यू होगी। ओके, अब हमें ये जानना है कि L हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बता रहा है। ये बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबशेल्स आर देयर, कितनी सबसेल्स, मतलब सेल्स में हाउ मेनी सबसेल्स आर इन अ शेल, किसी शेल में कितनी सबशेल्स होगी, ये हमें L की वैल्यू से मिलती है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये हम इस L की वैल्यू से पता लगा लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स। ठीक है, रिलेटिव एनर्जी टर्म का मतलब होता है किसी एक के साथ हम कंपेयर करते हैं, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल, अलग अलग सबशेल्स की वेरियस सबशेल्स की एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हमें ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बताता है। तो n ने हमें शेल बताया, तो और L हमें यानी कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स बताता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फाइनल लाइंस मिल रही थी उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए फाइनल लाइंस क्यों आ रही हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट, मतलब शेल के अंदर भी डिफरेंट पाथ पे है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा। और एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक अलग शेप के ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से नंबर ऑफ सबशेल्स बताएगा, L की वैल्यू हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ सबशेल, किसी शेल में कितने सबशेल्स हैं। और ये नंबर ऑफ सबशेल्स क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के बराबर होता है नंबर ऑफ सबशेल। यानी कि अगर इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 है तो सबशेल्स भी कितनी होंगी, एक ही होंगी।
और अगर मान लेते हैं n इक्वल 2 है तो सबशेल्स यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अभी हम आगे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम बताया, रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बताएगा। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं ये है क्या। तो L की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज मैंने क्या बताया L क्या होता है 0 से लेके n-1 तक। फिर n इज इक्वल टू अगर 2 है तो L की वैल्यू क्या आएगी 0 n1 आ जाएगी, क्योंकि 0 से n-1 तक जाना है, ठीक है। फिर इफ़ n इज इक्वल टू 3 तो L की वैल्यू क्या होगी 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, और इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 है तो L की वैल्यू 0 1 2 and 3 लाइक दिस, ठीक है। तो अभी अगर हम n इज इक्वल टू 4 तक की ही बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ ओनली अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बता रहा है। जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, अगर मैं L की बात करूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 1 इज़ 1, ओके। एक ही 0 मतलब इट इज़ नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज़ ओनली रिप्रेजेंटिंग सर्टेन नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आएंगे, और इसमें देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 आएंगे, नंबर ऑफ सॉरी नॉट ऑर्बिटल्स, दे आर द नंबर ऑफ सबशेल्स, सॉरी फॉर दिस, इट इज़ नंबर ऑफ सबशेल्स, पॉर्डिंग फॉर इट इज़ नंबर ऑफ सबशेल्स, ठीक है। तो ये 1 सबशेल्स हैं, ये इसमें 2 सबशेल्स हैं, और यहाँ पे देखिए 3 सबशेल्स हैं, यहाँ पे 4 सबशेल्स। इस तरीके से अगर n इक्वल टू 5 होगा तो 5 सबशेल्स हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपको मैंने बताया था जितना n की वैल्यू होती है वही नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं। देखिए जितनी n की वैल्यू थी उतनी सबशेल्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इन सबशेल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जनरली हम जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हमारे पास नोन हैं उनके पास L की वैल्यू 0 1 2 3 में ही सब सिमट जाते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। मान लो अगर 4 5 6 आती है तो अभी इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इफ़ L इज इक्वल टू 0 तो इट इज़ फॉर S सबशेल्स, ये F सबशेल के लिए है। देन ये P सबशेल के लिए होता है 1, ओके। देन 2 होता है D सबशेल के लिए, और फिर आएगा आपका 3, ये हो जाएगा F सबशेल के लिए। तो इस तरीके से ये 4 तो सारे एलिमेंट्स इन 4 में आते हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सबशेल इफ n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 4, तो ये उसके आगे अल्फ़ाबेटिकली चलेगा, G H इस तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि ये नोन नहीं है इसलिए ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अब ये SPDF नाम आया कैसे, ये हमें जानना है। तो ये एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, जिसमें शार्प लाइन्स से हमने S वर्ड डिराइव किया है। देन प्रिंसिपल लाइन से हमने P सबशेल डिराइव किया। देन D हमने डिफ्यूज से डिराइव किया, ठीक है। और जो F है वो हमारा फंडामेंटल लाइंस है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस से एक्चुअली ये शब्द आए हैं, सब फर्स्ट लेटर सबके ले लिए गए और इस तरीके से SPDF सबशेल्स बन गए, ओके। तो ये तो हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर है, और एंगुलर क्वांटम नंबर की हेल्प से आपने पता लगा लिया कि कितनी सबशेल्स किसी एक पर्टिकुलर सेल में हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा L। अब आता है थर्ड, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल m से, कुछ बुक्स में सिर्फ स्मॉल m लिखा होता है, यहाँ पे स्मॉल m के साथ सबस्क्रिप्ट L लगी हुई है। तो ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमको समझना ज़रूरी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों समझना ज़रूरी, बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें कुछ बातें हमें एक्सप्लेन करके बताता है, ओके। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है कि मैंने आपसे बताया कि जब ज़ीमैन इफेक्ट क्या कह रहा था कि अगर आप किसी एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की के उसमें रखते हो तो उसमें स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइंस में। तो ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कहीं किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ या किसी सेंटर के चारों तरफ घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक प्रीफर्ड ओरिएंटेशन में यानी प्रीफर्ड पोजीशन पे अपने आप को लोकेट कर लेते हैं, और इसी की वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एग्जिस्टेंस में आया। और इसी बेसिस पे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल ml से पढ़ा, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये -L से लेके +L तक जाएगा, ओके। ये क्या बता रहा है हमें, ओरिएंटेशन की मैंने बात की, यानी ओरिएंटेशन का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब 3 एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस पे किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, ठीक है।
तो ये एल की वैल्यू जो टोटल एल की जो एम की वैल्यू होती है वो टोटल एल की वैल्यू से निकाल देते हैं आप। 12+1 इसकी वैल्यू आती है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये निकाला जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब हमने किसी एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो उसमें ज़ीमैन इफेक्ट हुआ, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो स्प्लिट करेंगी। तो स्प्लिट क्यों कर गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने आप को वो 3 डायमेंशनली ऐसे ओरिएंट कर प्रीफर्ड पोजीशन पे, किसी प्रीफर्ड पोजीशन पे ओरिएंट कर लेता है, और इसी ओरिएंटेशन को हम m की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ml से लिखा जाता है या स्मॉल m से भी लिखते हैं, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम -l 0 से होते हुए +l तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर l इज इक्वल टू 0, अच्छा ये टोटल वैल्यू कितनी देगा? टोटल 12+1 होगा। ठीक है, एंड इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है वो हम देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बताएगा। ठीक है, पहले लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ये दे रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ओरिएंटेशन, दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यू कैन से। ओके, ओरिएंटेशन शेप तो हमने हालांकि एल में पढ़ लिया था। एल हमको शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि डम्बल होगा या स्फेरिकल होगा, और यहाँ पे ओरिएंटेशन यानी कि उसमें भी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो हमने जो एल पढ़ा था, एल के बीच में शायद मैं लेफ़्ट भूल गया मैं बताना आपको कि यहाँ पर हम शेप भी जान लेते हैं, ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा। अगर मैंने बता दिया होगा तो वेरी गुड, अगर यहाँ बताया तो है शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, बट मैं शेप बताना भूल गया। ठीक है, शेप तो लिखा हुआ है, पर शेप क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसका स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये एक अनदर वीडियो के लिए इस लेक्चर होगा। शेप कैसे हम जानते हैं, स्फेरिकल शेप होगा, देन ये डम्बल शेप होगा, डम्बेल। ठीक है, फिर ये डबल डम्बेल होगा, डबल डम्बेल, और ये है तो डिफ्यूज़ड होता है, इसलिए इसको हम जनरली नहीं स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं। ये ग्रेजुएशन में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बता रहा है? ये तो एल हो गया। एम जो हम बात कर रहे थे, एम हमको ओरिएंटेशन बता रहा है, मतलब ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरीके से ओरिएंटेड हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो इफ़ एल इज इक्वल टू 0 तो एम की वैल्यू आपकी एम एल की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 0 आ जाएगी। एंड इफ़ एल इज इक्वल टू 1 तो एम एल की वैल्यू आपकी होगी -1, 0 एंड +1। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ एल इज इक्वल टू 2 तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, इस तरीके से। एंड इफ़ एल इज इक्वल टू 3 तो ये हो जाएगा एम एल इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो अगर मैं एस सबशेल की, एस सबशेल है, एस सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? सिर्फ 1 ऑर्बिटल आ रहा है, ओनली 1 ऑर्बिटल। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 12+1 भी अगर आप देखो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 1, ये आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम L इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो ये पी सबशेल्स था। पी सबशेल्स में देखिए कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, 2, 3। अगेन आप ध्यान रखिए -1, 0, +1 इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज़ ओनली अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ये 3 ऑर्बिटल्स जो आ रहे हैं यानी पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, अगर इसमें भी फिर से फॉर्मूला लगाइए आप तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। और इफ़ L इक्वल टू 2 तो ये डी सबशेल है, डी सबशेल में आपने देखा 5 ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। देन F में यहाँ पे 7 दिख रहा है तो ये 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि हमें F नहीं पढ़ना है इसलिए मैं F की बात नहीं करूँगा, हम सिर्फ इन्हीं 3 की बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही 3 हैं। तो S सबशेल जो था उसमें सिर्फ 1 ऑर्बिटल है और इसका शेप स्फेरिकल है। P सबशेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये डम्बल शेप होते हैं, तो ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं उनका नाम होगा PX, PY एंड PZ। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल हैं, और ये -1, 0, +1 किसी के लिए भी आप लोकेट कर सकते हो। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि -1 इसी के लिए होगा, 0 इसी के लिए होगा, +1 इसी के लिए होगा, कोई भी किसी को आप दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है D की बात। तो D में होगा हमारा DXY, DYZ, DXZ, देन DX² एंड DZ²। तो इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। F की हमें कोई ज़रूरत नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। टोटल ये हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो SPDF में आपको मिलेंगे।
ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं अगला जो हमारा क्वांटम नंबर है, दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ यही तीन हमको क्वांटम नंबर्स मिले थे। ठीक है, हमें तीन ही क्यों मिले थे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन था और वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहीं भी लोकेट कर दीजिए, किसी उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा और कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आते हो तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे किसी न किसी मायने में। इसलिए उसके बाद जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आए तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर मिला। इसको हम स्मॉल s या ms से लिखते हैं। ठीक है, और ये हमें स्पिन बताता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, तो उसी को कहते हैं स्पिन। तो दो तरह की स्पिन हो सकती है इसके अंदर, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको हम +1/2, इसको हम -1/2 से लिखते हैं। और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से अपवर्ड एरो से प्लेस करते हैं और दूसरे को डाउनवर्ड एरो से प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम मान लेते हैं, अगर मैंने इस तरीके से लिखा होता दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में प्लेस होते तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मिलके बहुत हाईली मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन नहीं होती है। अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते भी हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, जो हम पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि किसी अगर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं भी तो एक +1/2 स्पिन के साथ होंगे, एक -1/2 स्पिन के साथ होंगे। मीन्स एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी एक्सिस है तो इस तरीके से भी घूम सकता है, और अगर इसी तरह से एक और इलेक्ट्रॉन बना दें तो वो ऐसे भी घूम सकता है। ठीक है, तो ये दो पोजीशन है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द स्पिन। ओके, अब जैसे हम कहते हैं एस सबशेल था हमारा, तो एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने थे? एक ऑर्बिटल था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्बिटल्स के नंबर, तो यहाँ एक ऑर्बिटल था तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। पी सबशेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर डी सबशेल अगर है तो इसमें 5 ऑर्बिटल थे तो यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल थे तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सो दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये सारे क्वांटम नंबर्स हो गए, और आई डोंट थिंक कि कुछ इसमें क्वांटम नंबर्स में रह गया है। तो फिलहाल टोटल हमने आपको आज सारे क्वांटम नंबर्स आपको बता दिए, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स। मैं क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। मैंने पहले बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से लिखते हैं। ये आपको शेप एंड एनर्जी, शेप एंड साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स या सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। L ये हमें शेल्स में, ये शेल्स हैं तो इसके अंदर कितनी सबशेल्स होंगी, ठीक है, ये बताएगा हमें। ठीक है, तो शेल से कितनी सबशेल्स बनती हैं ये L बताता है, और उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमें M बताता है। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन, ये हमको एनर्जी बता रहा है N। ठीक है, ये हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम बता रहा है। ठीक है, कौन? एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ओरिएंटेशन बता रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब ऑर्बिटल्स कितने होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे, मतलब 3D में किस जगह पे लोकेटेड होंगे। तो क्योंकि ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल का टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, आपको सिर्फ क्वांटम नंबर्स बताया। अब मैं आपको NCERT के कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूँगा जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी पेज की बात करूँ, सॉरी इसी पेज पे ऊपर मिल जाएगा आपको शायद। ओके, तो इस पेज पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। ओके, ओह सॉरी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर, एक मिनट में क्वेश्चन ओपन कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप देखिए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो इफ n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। तो उसी हिसाब से इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लिए। 0 के लिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा -1 0 +1, एंड 2 के लिए हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। मतलब 1 हो जाएगा l इज इक्वल टू 0 से 1 मिला, l इज इक्वल टू 1 से 3 मिला, l इज इक्वल टू 2 से हमें 5 मिला, टोटल 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसको हम n² से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। देन यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसको हम ऐसे किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके किसी भी ऑर्बिटल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ द एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको शायद याद रहना चाहिए n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। देन l क्या है, ये एजिमुथल है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंड जो x है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि अभी हमको यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने, इसलिए अभी यहाँ के लिए इस क्वेश्चन के लिए x की ज़रूरत नहीं है। अभी पूछ रहा है कि नोटेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो n यहाँ पे कितना दिया है 2 और l 1 दिया है, तो इसका मैं आंसर लिखता हूँ a का आंसर हो जाएगा 2 और l 1। यहाँ पे देखिए 0 किसके लिए होता है, s के लिए, p d एंड 3 होगा तो f होगा। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इफ़ l इज इक्वल टू 1 तो ये किसके लिए, p के लिए, तो द सिंबल इज 2p, ओके। देन b को देखिए, n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 0, तो n तो 4 है और 0 किसके लिए है, s के लिए है, तो 4s। देन c का आंसर देखिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 3, तो 5 और 3 किसके लिए है, f के लिए, 5f, ठीक है। देन d का आंसर देख लीजिए, d का आंसर क्या होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2, तो इफ़ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 3 एंड d। इस तरीके से इसका सिंबल हो जाएगा। तो ये इनका नोटेशंस हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप अपनी NCERT में देख लेना। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं लिख रहा हूँ जैसे n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड m l इज इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 1 एंड m l इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें ये क्या सारे जितने ऑप्शंस में लिखता जा रहा हूँ ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं किसी एलिमेंट के अंदर या किसी एक सबशेल का ऐसा क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा, जैसे दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, m l की वैल्यू 0 हो सकती है। इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो ये नहीं होगा। देन ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि द सिंबल नोटेशन ऑफ सबशेल इज 4f, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l। तो इसके लिए n की वैल्यू 4 होगी और l की वैल्यू क्योंकि हमने आपको बताया है 0 1 2 3 फॉर s p d एंड f। तो यहाँ पे अगर f लिखा है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। उसी तरीके से अगर लिखा होता 5d तो n की वैल्यू होती 5 एंड l की वैल्यू हो जाती है आपकी 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो की वेट करिए। अगली वीडियो में मैं आपको अब्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हंस रूल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।